तो आज का वेबिनार जो है असेसमेंट के ऊपर हम लोग करने वाले हैं। आप लोग सब एजुकेशन में काम करते हैं, हम सभी लोग तो असेसमेंट बहुत ही ऐसे गंभीर और ज़रूरी मुद्दा माना जाता है कि असेसमेंट के बारे में जब भी बात होती है तब सब ऐसे सतर्क हो जाते हैं, कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए, तो ऐसा सब आता है। तो और बच्चों के लिए भी असेसमेंट एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि भई एग्ज़ाम्स असेसमेंट इक्वल्स टू एग्ज़ाम असेसमेंट इक्वल्स टू टेस्ट ऐसा ज़्यादातर माना जाता है। तो हम लोग वेबिनार की शुरुआत ऐसे करते हैं कि आप लोग थोड़े अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए और जब आप लोग एग्ज़ाम देते थे या एग्ज़ाम की बात आती थी, तो आपको कैसा फ़ीलिंग होता था? वो आपको थोड़ा-सा सोचना है और आपको एक वर्ड के अंदर वो फ़ीलिंग को बयाँ करना है, ठीक है? कि एक वर्ड में अगर आपको अ, वो फ़ीलिंग बताना हो तो वो क्या है? ठीक है? तो मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ चैट में। मेंटीमीटर का लिंक है, उस पे जाके आप अपना वर्ड लिखना, तो जिससे हम सब देख पाएँगे उसको, ठीक है? कि एग्ज़ाम के बारे में सोचते हो तो कैसी फीलिंग आती है? डर लगता है गुस्सा आता है, मज़ा आता है, क्या कौन-सी फीलिंग आती है? वो हम थोड़ा-सा देखते हैं। इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सबके बचपन के अनुभव अलग-अलग होंगे, तो एग्ज़ाम के साथ या असेसमेंट के साथ क्लास टेस्ट या दूसरा सरप्राइज़ टेस्ट, बहुत सारे अलग-अलग टेस्ट होते हैं, तो वो आपने दिए होंगे बचपन में, तो कैसा लगता था? वो आप बता सकते हो। तो मेंटीमीटर की लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दी है, आपके क्रोम में वो खुल जाएगी और उसमें आप अपना वर्ड डालना शुरू कर दीजिए और मैं हाँ, तो सबके वर्ड्स आना शुरू हो गए, मैं स्क्रीन प्रेज़ेंट करता हूँ, जिससे सब इसको देख पाएँ। 1 मिनट। ओके, तो अलग-अलग टेंशन, एंग्ज़ायटी, घबराहट, स्ट्रेस, बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं। समटाइम्स स्ट्रेस हाँ, ट्रीज़ हो गया है, पर स्ट्रेस होगा ऐसा मैं समझ रहा हूँ। लेट नाइट यस हाँ, अब आखिरी रात को ही पढ़ने का सब करते हैं बहुत सारे लोग। मेनली जो इंजीनियरिंग जिन्होंने किया होगा उनको तो पता होगा कि भई लास्ट नाइट पे प्रिपरेशन करके कैसे करते हैं। समटाइम जॉय ऑल्सो हाँ, बिल्कुल मज़ा भी आता है। कोई-कोई फ़ेवरेट सब्जेक्ट होता है या ऐसा कुछ होता है तो उसमें मज़ा भी आता है। या ये जो भी अ, व्हाइट बोर्ड का यूज़ कर रहा है प्लीज़ वो ना करे। स्क्रीन पे दिख रहा है। हुँ, ओके। मेमोरीज़ हाँ, कौन-सी मेमोरीज़ जुड़ी है? अ, नम्बनेस किसी ने बोला है नम्बनेस। हुँ। कई बार ब्लैंक हो जाते हैं कुछ भी पता नहीं चलता क्या हो रहा है। खासकर पेपर लिखने जाते हैं और ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं कि अब क्या लिखे। तो कई बार इंटरेस्टिंग बाय लक ऐसे पास हो गए हो या ऐसा हुआ तो भी मजा आता है कि मैंने तो पेपर ही कॉपी किया था तो भी पास हो गया मैं ऐसा भी होता है कई कई बार तो वो भी हो सकता है। ये सबने अपना रिस्पॉन्ड डाल दिया। 11 लोगों के रिस्पॉन्ड आए हैं रिस्पॉन्सेस आए हैं। बाकी लोग भी एक-एक वर्ड आपको डालना है खाली। क्या फ़ील करते हो आप जब असेसमेंट के बारे में एज़ अ टीचर भी आप डाल सकते हो कि एज़ अ टीचर जब आपको असेसमेंट लेना होता है, तब कैसा फ़ील होता है? दैट दैट आल्सो कैन बी शेयर्ड आप बता सकते हो। जब ठीक से पढ़ाई नहीं की होती तब ज़्यादा टेंशन होती है।
आंसर सही या गलत होगा वो पता नहीं होता, तो उससे ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो भी चीज़ है। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। जो भी लोगों का रिस्पॉन्स देना बाकी है वो लोग कर दे टाइप, पर हम लोग इस पे बातें शुरू कर सकते हैं कि ये जो भी रिस्पॉन्सेस आए हैं कि असेसमेंट या एग्ज़ाम से एग्ज़ाम के बारे में जब हम सोचते हैं, तब जनरली ये वाली फीलिंग ही आती है, फ़ियर, घबराहट, स्ट्रेस, नमनेस, हेजिटेशन, अनकम्फर्टेबल, ये सब पहले आते हैं। हम अलग-अलग राज्यों से हैं, अलग-अलग स्टेट से हैं, अलग-अलग बैकग्राउंड से, कोई सीबीएसई में पढ़ा होगा, कोई स्टेट बोर्ड में पढ़ा होगा, कोई स्कूल ना जाके एनआईओएस ऐसे एग्ज़ाम दी होगी। सबने जीवन में एग्ज़ाम्स दी है, और ये एग्ज़ाम की फीलिंग अलग-अलग भी हो सकती थी, पर ज़्यादातर जो देखने को मिल रहा है वो यही चीज़ें देखने को मिल रही है। तो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ एकदम घुस गई है कि एग्ज़ाम इक्वल्स टू घबराहट, एग्ज़ाम इक्वल्स टू फ़ियर। तो आज हम जो बातें करने वाले हैं, वो इस पे करने वाले हैं कि क्या हम इसको थोड़ा बहुत चेंज कर पाएँगे क्या? या क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इसी घबराहट का या इसी स्ट्रेस का शिकार हो, या वो भी सेम चीज़ फ़ील करें? क्योंकि लर्निंग तो मज़ेदार होना चाहिए, और फिर लर्निंग का ही असेसमेंट करना है, तो कि भई हम लोग कितना सीखे, क्या सीखे, कहाँ पे और मेहनत की ज़रूरत है, कौन से स्किल पे ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी फन होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उसमें फ़ियर, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ मेरी स्क्रीन, और हम लोग अ, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पूरी बात है असेसमेंट की, कि टीचर के लिए भी कई-कई बार मुश्किल हो जाता है कि भई कैसे सवाल रखूँ, या किस तरह से डिज़ाइन करूँ असेसमेंट की एक्टिविटी को, जिससे बच्चों को मज़ा भी आए और हम साथ में मिलके देख भी पाएँ कि हम क्या सीख रहे हैं और कितना सीख रहे हैं। तो वो चीज़ पूरी समझने के लिए आज हम पूरा काम करने वाले हैं। तो आप लोगों ने पिछले 1-2 हफ्तों में बच्चों के साथ काम किया होगा। आपने जो लेसन प्लान्स बनाए थे, उस लेसन प्लान को इम्प्लीमेंट किया होगा। तो हम लोग बातचीत उससे शुरू करते हैं कि आपने जब लेसन प्लान इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो फर्स्ट एक्टिविटी जो हम जनरली स्टार्टर एक्टिविटी के तौर पे करते हैं, तो वो कौन-सी एक्टिविटी आप लोगों ने करवाई? वो आप बता पाओ तो एक-एक लाइन में आपको बताना है माइक ऑन करके। मैं जयश्री को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नोट डाउन करे स्टार्टर एक्टिविटीज़ जो भी करवाई हो। तो आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है कि भई मैंने ये करवाया, पर एक वन लाइनर में आपको अपनी बात शेयर करनी है। जैसे कि मैं अगर पानी के बारे में लेसन प्लान इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो भई मैंने पानी दौड़ नाम की गेम खिलवाई, ठीक है? तो ओके। उसमें, या फिर मैंने पानी के बारे में कहानी कही और उससे बातचीत शुरू की, व्हाटएवर, या कोई फ़िल्म दिखाई। तो किस तरह की एक्टिविटी आपने बच्चों के साथ स्टार्टर एक्टिविटी की, उससे हम बात शुरू करते हैं, एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड। हुँ, ओके। सो हेलो। या हाँ, यस, शोमन, हाँ, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी। तो मेरी टीम ने, मतलब मैं और अपनी टीम को मिलके वो हमने बच्चों के साथ एक एक्टिविटी किया था, स्टार्टर एक्टिविटी। उसका नाम था क्या है कचरा क्या है साफ। ओके। क्या है कचरा, क्या है साफ? ओके। थोड़ा-सा तो एक्सप्लेन कीजिए क्या है अच्छा, इस हाँ, गेम में? बच्चे, आपको पता है कि बच्चे स्कूल में बहुत सारा कागज के टुकड़े या फिर पन्नी वगैरह, तो हुँ, हम बच्चों में ये लाने की कोशिश कर रहे थे, अगर ये कचरा आप ही लोग फैलाते तो उसमें कोई सफाई कर्मी नहीं है, जेनिटर नहीं है, उसको कैसे आप खुद ही व्यवस्थित करें और क्लासरूम में कैसे जो इकट्ठा होता है बच्चे के उसको हुँ। बनाएं। उसके बाद हम हमने फिर वो कंपोजिशन। सोमिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ। एक हाँ, मिनट, आवाज़ थोड़ी-सी। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है?
हाँ अभी ठीक है, यस। या सो ये क्या है कचरा क्या है साहब, एक एक एक्टिविटी था, गेम, थोड़ा छोटा सा एक गेम था, गाना और कुछ था, जिसमें हम बच्चों को थोड़ा सा मतलब उनको जो स्कूल में जो कचरा बच्चे फैलाते, जैसे कागज के टुकड़ा हो गया, या फिर कोई केले के छिलके, कोई पन्नी हो गया, तो क्लासरूम को कैसे हम लोग साफ रखेंगे और कैसे उसको हम लोग क्लासरूम में डस्टबिन का यूज करके अपना क्लासरूम ज्यादा से ज्यादा साफ रख सकते हैं, प्रेमिसेस कैसे ज्यादा से ज्यादा साफ रख सकते हैं, तो ये गेम के द्वारा हमने बच्चों से किया। तो इसके बाद हम लोग फिर कंपोस्ट वाले उसमें गए, ताकि वो कचरा पहले जाने के क्या कचरा है और क्या कचरा नहीं है। कूल, ओके। सो जैसे आप एक्टिविटी की कैटेगरी में गेम लिख सकते हो बेसिकली, तो हम लोग ये कैटेगरीज लिख रहे हैं। आप इसको गेम भी लिख सकते हैं, या फिर एक क्या बोलते हैं, रिदमिक गेम बोल सकते हैं इसको, हम लोग हाँ बोलते हैं। वटेवर, तो एक एक कैटेगरी गेम हाँ, है, ऐसा हम लोग क्या है कैटेगराइज कचरा, करना क्या है चाहते हैं। साफ। हाँ हाँ, श्योर। यस यस, है Good ना। ओके, afternoon. थैंक यू सो मच, यस। हाँ Chandan from Vishamkatak, Rayagada, Odisha. I had started my lesson plan with a fiction. Fiction means a story with interaction with the children, with their experiences also. There is a ओके small hill, and the villagers have some fields around that hills. The villagers cultivated sunflowers, millets, vegetables around that hills. In this way, I started my lesson plan with the students. ओके ओके, थैंक यू चंदन जी। तो हम लिखेंगे स्टोरी एंड इंटरेक्शन। बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेगा? उपेंद्र जी उपेंद्र जी। जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, मैं क्लास 5 को चुना था। वो छोटा क्लास था, तो मेरा ट्रांसपोर्ट या परिवहन था सब्जेक्ट। उससे पहले मैं कथा से शुरू किया, जो बच्चों को बोलना कैसे सिखा जाए और कैसे वो अपने बारे में बताए, कैसे उनकी जो परिवेश पर्यावरण में जो भी चीजें होती है उसको लेकर कैसे बोलना वो शुरू करे, वो मुझे पहले वो सिखाना पड़ा। तो मैं कथा जो या अपनी बात बोलना, वो एक्सप्रेशन कैसे करना है, उसी से वहाँ से शुरू किया। ओके ओके, तो वो पहले सेल्फ रखा, बाद में मैं एक्सप्रेशन। सब्जेक्ट को आया। हाँ, ठीक है, थैंक यू उपेंद्र जी। ओके, नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेगा? हेलो हाँ जी। सर, मैंने सॉरी। मेरा टॉपिक ये पानी का था। मैं संध्या बोल रही हूँ और मैंने हाँ हाँ संध्या जी। कविता लिया था। वो मछली जल की रानी है। बच्चों से बात किया तो पानी से रिलेटेड कोई कविता, तो उन्होंने कहा कि मछली जल की रानी हम लोग का फेवरेट है, यही कविता करेंगे, और वही वाला मैंने ओके, करा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, और 3-4 रिस्पॉन्सेस लेते हैं हम लोग, है ना। हेलो। हाँ जी। जो मेरा मैं आशुतोष था बोल रहा हूँ, जी, झारखंड से। हाँ मैंने टूल पर एक्शन वाली गतिविधि कराई थी। जैसे ओके। एक टूल का एक्शन होता है कि आवाज के साथ उसका एक्शन करना है ना, इस तरीके की एक्टिविटी, जिसमें हथौड़ी हुआ, आरी हुआ, ओके, पेचकस हुआ, एक्शन। प्लास हुआ, इस तरीके हाँ आशुतोष जी, एक्शन आप विद नेम। एक्शन विथ नेम। ओके, या हाँ, मेरा जो टॉपिक था वो फ्रेंडशिप था, टूल्स है ना। तो उसमें मैं बच्चों के साथ क्या मेरे दोस्त बनोगे वाला जो गेम है उसको कराया था शुरुआत में। ओके, ये ठीक है। मेरा टॉपिक एग्रीकल्चर था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्शन विद पोएम करवाया था। ओके, एक्शन विद पोएम, ठीक है। आप लोग जब बोलो तब अपना नाम जरूर बता देना, क्योंकि जब शेयर स्क्रीन करते तब मुझे दिखता नहीं है कौन बोलते, तो मैं आवाज से पहचानने की तो कोशिश करता हूँ, पर आप नाम बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, ज्योति झारखंड से। ज्योति झारखंड से, यस। ओके, नेक्स्ट। हेलो। हाँ सर, मैं मृत्युंजय बोल रही हूँ। हाँ, पहले इमरान जी बोले, फिर मृत्युंजय। इमरान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। मैंने जैसे माइन कराया था। ओके, माइंड करवाया। हाँ, बच्चों ने भी। ठीक है। हाँ, हेलो।
हाँ, आपकी बात सुनाई दी, टुकड़ों टुकड़ों में सुनाई दी, पर हाँ मैं सुन पाया। माइम आपने करवाया था बच्चों के साथ। ठीक है, थैंक यू इमरान जी। या, कौन बोला था? हेलो सर। मृत्युंजय। हेलो हाँ सर। मृत्युंजय सर। हाँ। सर मेरा टॉपिक ट्रांसफर बारे में है। मैं एक्शन का प्री एक्टिविटी कर रहा था। ओके। वो एक्टिविटी का नाम चुकबुक रेल। चुकबुक रेल। हाँ, चेकबुक रेल। वो भी ट्रांसपोर्ट टॉपिक के बारे में है, इसलिए वो कर रहा था मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, यस शरद। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं जो एक्टिविटी बनाया था ना, क्या दोस्त क्या होता है वो बोलकर एक एक्टिविटी, उसमें क्या कि मार्कर यूज कर दो फ्रेंड्स को दो ग्रुप बनाकर, फ्रेंड्स एक अपोजिट फ्रेंड्स का एक दूसरा ग्रुप बनाकर वो मार्कर बीच में रखकर वो गेम था। वो उसमें जो दोस्त रहता ना उसको छोड़ देते ना, वो मार्क तू ले ले बोलकर, ऐसा गेम था वो खिलाया था। ओके, तो इट वाज अ गेम, राइट? हाँ राइट सर, राइट। हाँ, ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, 10 रिस्पॉन्सेस लेते हैं। आप लोगों के पास और भी बहुत सारे अलग अलग आइडियाज आपने ट्राई किए होंगे, तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। इतना आप देखो तो इसमें काफी सारा वेरिएशन है। किसी ने गेम किया है, किसी ने स्टोरी किया है, किसी ने पोयम किया है, किसी ने एक्शन किया है, किसी ने माइम किया है। ठीक है, तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप की स्टार्टर एक्टिविटी अपने लेसन प्लान के हिसाब से आप लोगों ने डिजाइन करके सोच के आप लोगों ने करवाई है। तो ये व्हाइट बोर्डिंग मतलब ये आप सबसे रिस्पॉन्स लेके यहाँ पे लिखने का गोल ये था कि जिस तरह से स्टार्टर एक्टिविटी में वेरिएशन है, ठीक है, इसी तरह से हमें असेसमेंट के काम में भी वेरिएशन लाना है। ठीक है, हमें जो नॉर्मल ट्रेडिशनली टेस्ट वाला फॉर्मेट है कि सवाल दे दिया बच्चों को और उसके जवाब बच्चे लिखेंगे, उसी तरह की एग्जाम या उसी तरह का असेसमेंट नहीं लेना है। ठीक है, तो हम क्या उसमें बदलाव ला सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा आज हम लोग थोड़ा सा खोलने वाले हैं। तो क्या कोई बताना चाहेगा असेसमेंट का हेतु क्या होता है? क्या गोल है? असेसमेंट क्यों लेते हैं जनरली हम लोग? और असेसमेंट के कोई टाइप्स होते हैं क्या? आप लोगों ने कोर्स भी यूनिट 3 भी एक्सप्लोर किया है, तो कोई अगर बताना चाहे कि असेसमेंट के कितने टाइप्स होते हैं और क्यों लेते हैं असेसमेंट? कोई भी 2 या 3 लोग शेयर करें बारी-बारी। अच्छा, मैं नहीं, मिहिर जी हेलो। हाँ। तो असेसमेंट मतलब यूनिट 3 में तो लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो सब लिखा हुआ है। पर मतलब मैं अगर मतलब मैं जिस स्कूल में काम करता हूँ बच्चों से, तो हम लोग असेसमेंट इसलिए लेते हैं कि हम लोग बच्चों के साथ जो काम करवा रहे हैं या फिर बच्चों के साथ जो काम एक साथ मिलके कर रहे हैं, वो बच्चों को कितना समझ में आया। वो हो सकता है कोई फॉर्मल असेसमेंट हो सकता है या फिर इनफॉर्मल असेसमेंट हो सकता है। फॉर्मल असेसमेंट में बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे रीडिंग वगैरह, राइटिंग, कुछ टेस्ट वगैरह हो गया। इनफॉर्मल में होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं बच्चे जो चीज हमने बच्चों को सिखाया है या फिर बच्चों के साथ जो मिलके किए हैं वो बच्चे उसको कर पाए, खुद ब खुद कर पाए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें बच्चे से ये टास्क मतलब हम देते हैं कि बच्चे जो प्रोजेक्ट हमने बच्चों के साथ पहले काम किए थे, मतलब कक्षा 6 में किए थे, जब वो कक्षा 7 में आते आते वो सीख जाए और वो प्रोजेक्ट खुद भी बना पाए। तो उसमें 2-3 चीजें हम लोग उसमें देखते हैं। एक तो होते हैं कि हम लोग उनके टेक्निकल स्किल भी देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर पा रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कितना चीजें वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। ओके, सो बढ़िया। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट की आपने बात की, बहुत बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेगा? सर मैं मृत्युंजय। हाँ मृत्युंजय, आप बोलिए, फिर उपेंद्र जी बोलेंगे। यस। We can see two types of assessment. One is theoretically, or another one is practically. Field work, etc. वो सब प्रैक्टिकल असेसमेंट में आएगा। और राइटिंग वर्क क्या है, राइटिंग का वो सब थ्योरेटिकली
असेसमेंट में आएगा। मेरे बारे में दो टाइप्स। ठीक है, थैंक यू मृत्युंजय शेयर करने के लिए। उपेंद्र। हाँ उपेंद्र जी बताइए। हाँ, मैं खास करके जो कंटिन्यूअस असेसमेंट है उसी की थोड़ा डिवीजन लाता हूँ। तो उसमें ऐसे 3 चीज दिया हुआ है यूनिट 3 में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसको भी हम और कहीं देख भी रहे थे। वो है, एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और एक है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और एक है असेसमेंट आज लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम वो देखते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में बच्चों की जो लर्निंग आज तक हुआ है उसी को हम असेस कर रहे हैं, उसी को हम पता कर रहे हैं, हमारा असेसमेंट वो बताता है। फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम वो असेसमेंट कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, जिसमें से हमको लर्निंग मिलती है कि हमको बच्चों के साथ और क्या करना है और क्या बाकी है, छूटा है, जो करने से बच्चों की लर्निंग कंप्लीट होगा। और तीसरा जो असेसमेंट आज लर्निंग है, वो सबसे बेहतरीन तरीका बताया गया है। वो एक कंटिन्यूअस असेसमेंट की प्रक्रिया होती है, जिसमें हमको जो हम वो असेसमेंट जो कराते हैं उसमें से हमको लर्निंग कंटिन्यूअस मिलता रहता है और बच्चों को भी लर्निंग मिलता रहता है। वो एक बेहतरीन मॉडल बताया गया है, जिसमें से वो असेसमेंट ऐसे ही है जो असेसमेंट करके पता नहीं चलती है, उसमें से ही लर्निंग होता रहता है, चलता है। ओके थैंक यू उपेंद्र जी। तो ये 3 मुद्दे आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बताए कि जो असेसमेंट है वो लर्निंग को चेक करने के लिए, असेसमेंट सीखने के लिए, और सीखने की एक कंटिन्यूस प्रोसेस में ही असेसमेंट को इतना मिक्सचर कर देना, जिसको लर्निंग असेसमेंट एज अ लर्निंग बोलते हैं। तो वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है जो आपने बताया कि उसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई एक्टिविटी डिजाइन करना या वो प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, उसी में लर्निंग भी होता है और असेस भी उसी में होता जाता है, साथ साथ में ही होता जाता है। वो बहुत ही बिल्कुल, इंटरेस्टिंग हमारा जब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, बच्चे आकर प्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्शन लेते हैं, वो ही असेसमेंट है। तो वही वो उसी राइट ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई एक लास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। हाँ यहाँ पे चंदन। यस चंदन जी, यस। Sharing my experience, assessment is as learning, and assessment is not an isolated phenomenon. So learning and assessment are two sides of the one coin. I have marked that every student of my class, I had the students of class 4 and class 5th of the Kandhadakulguda school, which is very near to the hill area of the block. So my assessment was, it is a process of the learning. Every student has some sorts of the experience, and they have an separate uniqueness about the various types of the agriculture. Because as our state is based on agriculture state and our area is totally dependent on the agriculture, so the students have different and many multifaceted aspects of the agriculture. So my assessment was assessment as a process of learning में हिस्सी। राइट थैंक यू चंदन जी। और किसी की भी आवाज आई थी, अगर वो शेयर करना चाहें। किसकी आवाज थी मुझे नहीं पता। ओके सो हाँ मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर। हाँ इमरान जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे? हाँ मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ। हाँ इम्तियाज, हाँ यस। जब मैंने ये यूनिट 3 जब पढ़ा, एक मिनट दो आवाज आ रही है, 1 मिनट रुक जाइए आप। शायद दूसरे किसी का कनेक्शन टूट रहा होगा, इसलिए उनको पता नहीं चला होगा आपके आवाज से। हाँ ओके, नाउ यू कैन स्पीक। यहाँ पे सर जब मैंने ये यूनिट 3 का जब किया असेसमेंट, तो उसमें एक पार्ट आया था जब असेसमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था। तो जैसे बताया कि असेसमेंट जो है टीचर के थ्रू कर सकते हो आप, टीचर जो है वो असेसमेंट करता है। दूसरा है कि बच्चे जो है जब पीयर लर्निंग करते हैं तो वहाँ पे बच्चे जो है पीयर लर्निंग के द्वारा उसको
अच्छे से सीख पाएंगे, या बच्चे जो मतलब बताया गया था कि लेसन जब खत्म होता है तो एक लास्ट में जो क्वेश्चंस आंसर्स रहते हैं तो उससे सेल्फ असेसमेंट वो लोग कर सकते हैं। और साथ ये भी बताया गया था कि जब कोरोना काल चल रहा था तो पेरेंट्स जो है बच्चे को असेस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, और साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर है उसके थ्रू भी मतलब ये असेसमेंट का पार्ट हो सकता है आसानी से। तो ये वाला बहुत अच्छे थे। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं, सही है। तो आपने काफी सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज दिए कि भाई स्टेक होल्डर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, पीयर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। सबके माइंड में ऐसा हो जाता है कि नहीं, टीचर ही लेगा एग्जाम, तो टीचर ही लेगा, असेसमेंट तो टीचर ही करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो नोशन भी चेंज होना चाहिए कि नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। बहुत सारे तरीके हैं असेसमेंट करने के, और इंटरेक्शन से और बहुत सारे टास्क के थ्रू हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं। किसी ने फॉर्मेटिव या समेटिव असेसमेंट के बारे में पढ़ा था क्या यूनिट 3 में? उसके बारे में अगर कोई बताना चाहे तो। या आपके बीएड के करिकुलम में या आपकी ट्रेनिंग में कभी आपने सुना हो फॉर्मेटिव या समेटिव असेसमेंट के बारे में? मैंने पढ़ा था सर। जैसे इसमें बताया गया था कि 2 टाइप ऑफ असेसमेंट्स होते हैं, जो समेटिव और फॉर्मेटिव के बारे में बताया गया था। और ये बताया गया था कि ये टीचर को मदद करते हैं, मतलब ये लर्न करने का एक्सपीरियंस जो है स्टूडेंट का उसको समझने में। ओके। है ना। और क्या डिफरेंस होता है दोनों में क्या? समेटिव और फॉर्मेटिव, जैसे ये क्वार्टरली और मंथली वाला पार्ट। ओके, ठीक है, थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा समेटिव और फॉर्मेटिव में क्या डिफरेंस है? हाँ, इसमें जो है मेहर जी, एक्चुअल में कई सारी चीजें आई। कोई साथी बोल रहे थे क्या? हेलो। आई थिंक इमरान जी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका कनेक्शन वो है, उसकी वजह से कट जा रहा है, टूट के आवाज आ रही है। हेलो, आवाज हाँ, आवाज आ रही है, पर बहुत बीच में कट जा रही है। आवाज आ रही क्या हमारी? नहीं आ रही, अच्छे से नहीं आ रही। हाँ, तो मैं 2 चीजों पर बात करना चाह रहा था। इमरान जी बोल रहे कि आप कर लीजिए। तो जनरली अगर हम बात करें कि जैसे फॉर्मेटिव समेटिव की अगर बात करेंगे, तो एक जो कुछ अंतराल के बाद में कुछ चीजों को इकट्ठा करके जब लिया जाता है, जैसे एनुअल हो गया, है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, इस तरीके को जनरली फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट के रूप में बोला जाता है। और जो बीच बीच में लिया जाता है 15 दिन बाद टेस्ट टाइप में, जरूर सब वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में आते हैं। असेसमेंट के बारे में भी जो मेरा जो मानना है कि असेसमेंट के कई तरह के अपने अपने तरीके आए, लेकिन मुझे लगता है कि असेसमेंट मुख्य रूप से 2 ही तरीका का होता है। एक तो खुद के द्वारा असेसमेंट होता है और एक दूसरे के द्वारा होता है ना। और अगर इसके हम उपयोग की बात करें, जब खुद के द्वारा असेसमेंट की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं वो कई सारी चीजों को या उद्देश्यों को पूरा कर रहा होता है। चाहे वो खुद की समझ के डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे खुद की वर्क की क्वालिटी को देखने के लिए हो, चाहे वर्क क्वालिटी नहीं, मेरा मानना है कि अगर मैं आपको समझा रहा हूँ या कोई बात अपनी रख रहा हूँ, उसका भी एक असेसमेंट हो सकता है कि क्या मैं ठीक से रख पाया, क्या मैं ठीक से नहीं रख पाया। लेकिन कहीं ना कहीं इसको क्वालिटी को समझना और उसको इम्प्रूव करना, मुझे लगता है कि ये एक बेहतर उद्देश्य होता है। वर्तमान स्थिति को समझना और उसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, शायद वो एक बेसिक रीजन है जिसके लिए असेसमेंट को या असेसमेंट की प्रोसेस ली जाती है। इसका चाहे हम तरीका कोई भी लें, अनौपचारिक लें, औपचारिक लें, चाहे हम देख करके देखें, चाहे हम कॉपी करेक्शन कर करके लें, है ना, उसके कोई भी तरीका काम में लें। राइट। लेकिन मुझे लगता है कि शायद यही एक पर्पज होता होगा असेसमेंट का, मेरा तो मानना है। ओके, ठीक है। नहीं, हाँ, ये बहुत सारे गोल्स में से ये भी एक गोल है कि भाई कैसे मतलब आगे कैसे बढ़े, बेसिकली वही देखना है असेसमेंट में कि भाई कैसे क्या हो रहा है वर्तमान स्थिति में और किस तरह से रिफ्लेक्ट करे। तो हर एक पॉइंट पे जब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, तब हर एक पॉइंट पे जो रिफ्लेक्शन करवाने का जो गोल है वो भी यही है कि आप चेक करो जो भी हो रहा है, तभी चेक करोगे तभी लर्निंग होगा, जब आप रिफ्लेक्ट करोगे तभी लर्निंग होगा। तो वो एक गोल है ही, अंडरस्टूड है सब जब आप करवा रहे हो तब। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है।
और एक लास्ट लेकिन रिस्पॉन्स लेते हैं। इसमें एक चीज और भी है, हाँ मैं लेकिन मेहर जी, क्योंकि मैं इसको इस हाँ। तरीके से देखता हूँ कि जनरली हम लोग बात तो बहुत करते हैं अलग अलग प्रकार के हम्म। असेसमेंट को लेकर के, लेकिन जब हाँ। कहीं बच्चों के आगे बढ़ने का नंबर आता है या किसी को कुछ देने का नंबर आता है, तो कहीं ना कहीं हम आ जाते हैं उसी ट्रेडिशनल मेथड पर। ले दे करके हमारे यस। पास वही एक मेथड बचता है, चाहे कहीं भी देख लीजिए आप, है ना। वो कुछ राइट। ऐसे स्कूल जो पहले हुआ करते थे जब तक आरटीई नहीं आया था, हम्म। कि वो उनको हर साल परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हर साल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब से एफिलिएटेड हुए उसके बाद वो चैलेंज सबके सामने आ गया है। वो चाहे हम्म। चाहे हम सिलेक्शन को लेकर ले लें, चाहे अगर हम किसी बंदे का भी सिलेक्शन करना है तो तरीका वो ये काम में लिया जाता है। हम्म। तो यस अभी वो समाधान क्या है, एक। वो एक बड़ी हम्म। इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको एज ए प्रूफ जब लेकर के जाएंगे तो सीसी एक विकल्प के रूप में आया, लेकिन उस विकल्प ने भी कितना अलग अलग रूपों में वो आ गया, लेकिन शायद अभी तक वो पूरी तरह वो भी सक्सेस नहीं है कि उसको कैसे हम लोग एवोल्यूशन करें। तो राइट। वो भी एक बड़ा चैलेंज है जिसको मुझे लगता है आज की चर्चा में उसको जोड़ना चाहिए, क्या नहीं किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये करना ही है क्योंकि हमको तो ग्राउंड पे काम करना है, तो खाली बातें करके तो होगा नहीं, हमको आइडियाज चाहिए जो कॉन्क्रीट हो और यूज कर सके ऐसे हो। तो हम लोग आज यही बातचीत करना चाह रहे हैं कि जैसे फॉर्मेटिव एंड समेटिव के बारे में बात की कि भाई जैसे समुंदर जी ने बताया कि समेटिव जो है वो आखिर में लिया जाता है, साल के अंत में या 6 मंथ में लिया जाता है, और फॉर्मेटिव जो होता है वो बीच बीच में यूनिट खत्म हुआ उसके बाद एक ले लिया, या कोई एक्टिविटी खत्म हुई उसके बाद ले लिया, तो वो कंटिन्यूस चलता जाता है। और जो समेटिव है वो सम सम करके, सम मतलब सबका मिला के एक पड़ाव आता है, वहां पे लिया जाता है बेसिकली। दोनों में हेतु यही है, गोल यही है कि भाई लर्निंग, ये जो 3 मुद्दे उपेंद्र जी ने बताए थे वही 3 मुद्दे है जो इसका गोल है वो। और तरीके जैसे अभी इम्तियाज जी बता रहे थे, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, और हमारी स्टार्टर एक्टिविटी में जिस तरह से वेरिएशन है वैसे अलग अलग हो सकते हैं, गेम्स भी हो सकती है, क्विज हो सकती है, इंटरेक्शन सवाल जवाब हो सकता है, पीयर्स के साथ कुछ करना हो सकता है, कुछ ऐसे टास्क हो वो टास्क करे जिससे हमें पता चल जाए कि ये स्किल उनको आई है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मोस्टली फॉर्मेटिव वाला जो असेसमेंट है उसमें ये बहुत सारे तरीके हम लोग यूज कर सकते हैं। और जब समेटिव की बात आती है तब मोस्टली जैसे समुंदर जी बता रहे थे कि रिटर्न एग्जाम के ऊपर हम लोग चले जाते हैं। तो रिटर्न एग्जाम में भी बहुत सारे सवाल पूछने के जो तरीके हैं वो हम लोग बहुत सारे बदल सकते हैं, और उसमें भी धीरे 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 चेंज ला सकते हैं कि किस तरह के सवाल हो जिससे बच्चे रियली में सोचे और रियली में अपना जो नॉलेज है वो अप्लाई करे, तब वो सवाल का जवाब दे पाए। ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन वाले सवाल पूछ दे कि भाई इस साल में इस राजा का नाम क्या था, समथिंग लाइक दैट, तो वो अभी राजा का नाम ही उसको मेमोराइज करके जवाब देना है। तो उसकी जगह कुछ ऐसा सवाल हो कि जिसमें उसको सोचना पड़े, कि जिसमें उसको जो भी वो सीखा है वो अप्लाई करना पड़े। ठीक है, तो जब एप्लीकेशन करेगा तब हम उसका वो जो नॉलेज है वो लर्निंग में चेंज होगा और ज्यादा पक्का बन जाएगा, कॉन्क्रीट बन जाएगा। तो वो हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो आज हम लोग 2 वीडियोस देखने वाले हैं। ये वीडियोस कोर्स प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोगों ने देखे भी होंगे, पर आज फिर से उसको देखेंगे, साथ में देखेंगे। तो मैं जयश्री को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रीव्यूइंग क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाए, कि ये वीडियो देखने से पहले आप ये सवाल थोड़े से देख लीजिए, कि इन सवालों को ध्यान में रखते हुए आपको इस वीडियो को देखना है। तो जयश्री ओवर टू यस यू। या तो ये जो 2 वीडियोस है जो हम अभी बात कर रहे थे, उसको समराइज करके उसको कनेक्ट करके हम ये वीडियोस देखेंगे। जैसे हम बोल रहे थे कि बच्चों के साथ करते वक्त जब भी हम ये सब बातें करते हैं तभी करते वक्त ये नहीं होता, तो ये वीडियोस ऐसे हैं जो टीचर्स ने, MGI स्कूल के टीचर्स ने उनके बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करके देखा है, तो वो वीडियोस हम देखेंगे साथ में और उसके बाद रिफ्लेक्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस है जिसको ध्यान में रख के ये वीडियोस देखने हैं वो क्वेश्चंस मैं प्रेजेंट करती हूँ।
ओके, क्या ये स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके ओके, तो ये सवाल है अभी। तो जब भी हम असेसमेंट्स की बात करते हैं तभी इसमें ये वीडियोस में हमें ये पॉइंटर्स से, ये प्रॉम्प्ट से ऑब्जर्व करना है थोड़ा कि इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसे कि इंस्ट्रक्शन मोड, चॉक बोर्ड मेथड के आगे जाके बच्चे कुछ एक्टिविटी असेसमेंट में इन्वॉल्वमेंट उनका दिख रहा है, उनका पार्टिसिपेशन दिख रहा है, लेकिन वो किस तरीके से दिख रहा है वो हमें ये वीडियोस के थ्रू देखना है। दूसरी चीज, ये असेसमेंट में बिल्कुल भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि प्रॉम्प्ट्स है या फिर कुछ गाइडेड पॉइंट्स है, तो वो टीचर्स उनको क्या कह रहे हैं तो वो देखना है। तीसरी चीज ये है कि ये असेसमेंट का शुरू कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस कैसे किया, ये देखना है। चौथी चीज ये कि इसका आउटकम क्या था। जैसे कि हमने कुछ स्टार्टर एक्टिविटीज में डिस्कशंस किए कि अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स कैसे हो सकते हैं, उसके फॉर्मेट्स कैसे हो सकते हैं। तो ये असेसमेंट्स के बारे में भी हम क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो ये हमें थोड़ा आउटकम के बारे में देखना है। फिफ्थ पॉइंट इज कि इसमें मेथोडोलॉजी कैसे हुआ। जैसे कि इंटरैक्शन, डायलॉग ऐसे एक प्रकार है, या फिर दूसरा है कि ये प्रोसेस में एक्टिविटी कौन सी हो रही है, बच्चे कौन से बच्चे की इसमें क्या कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये प्रोसेस क्या रहा टीचर और स्टूडेंट के इंटरैक्शन का, स्टूडेंट खुद करने का। तो ये मेथोडोलॉजी कैसे रहा और ये क्यों रहा। तो ये क्यों में भी एक थोड़ा सा लिंकेज हो सकता है कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा असेसमेंट, इसका थोड़ा लिंकेज भी हम वीडियो को देखते देखते थोड़ा सा सोचेंगे ताकि रिफ्लेक्शन में हम वो डिस्कस कर पाएंगे। सिक्स चीज है कि जो असेसमेंट्स अब तक हम करते आ रहे हैं तो उससे ये थोड़ा सा अलग हमें इसमें क्या लग रहा है। उसके सिर्फ अलग की मतलब फॉर्मेट्स नहीं, लेकिन उसका अलग पूरा कैरेक्टर वाइज भी और प्रोडक्ट वाइज मेथोडोलॉजीज क्या क्या अलग चीजें हमें हम खुद महसूस कर रहे हैं उसमें, तो वो थोड़ा ऑब्जर्व करके हम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये मैं वापस एक व्हाट्सएप पर भी स्क्रीन शेयर करती हूँ। और हम क्या वीडियोस देखना शुरू करें फिर दोनों भी? यस, हम लोग देख सकते हैं। मैं करूँ यहाँ से प्ले या तुम्हारे पास है? ओके, या आई स्टॉप शेयर स्क्रीन। हाँ। मिहिर तुम म्यूट में चले गए हो। हाँ सॉरी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जयश्री आप लोगों को सवाल भेज रही है व्हाट्सएप पे, और तब तक मैं वीडियो प्ले करता हूँ। मुझे 10 सेकंड दे देना खाली। ओके, स्क्रीन दिख रही है? मैं प्ले कर रहा हूँ। There are two types of assessments. One is formative assessment, and another one is a summative assessment. See, as teachers, when we go to a class and take classes, what happens that we do a certain kind of a learning experience with our students. So once the students have the learning experience, we want to know that what has been their journey of this particular discipline that they have been learning in the class with you people. So what we do is sometimes once the class is over, we make them do a little mind map, or we make them do a little reflective oral, paragraph writing, or we make them do, oral presentations, and they give feedback to each other, to their peer group, and teachers also are able to understand what these children have understood in the class. So this helps the teacher to also take their forward other classes, and also it gives these students where they need to improve, what is the feedback to be given to each child, and where the teacher needs to take the class from here. From one point, one person of your group is going to throw the airplane that you have made. So you're going to observe two things. Okay, you're going to observe
one for the speed and one for the distance taken. Okay, and after you do that, observe your graphs and see what kind of patterns, what kind of trends are emerging. You can see that some of them have taken more distance, some of them have taken less distance, some of them have taken more time. And each one of you can do a presentation of your chart paper and talk to the other groups. Prototypes of different kinds of planes. Okay, you can go to the library, you can go to the computer lab, and you will do research on these types of planes. Not only will you make prototype models of those kind of planes, but you will also come up and explain the working principles of applied flying on the plane that has been allotted to you. Okay, so group 1, you will make a sprinter. Group 2, you will make a spinner. I'm giving you the rubrics. On the basis of the rubrics, your presentation will be assessed. The various criteria. This is for group 1 rubric. Group 2, just pass on the rubrics then. Students, this is a rubric, you know. So when the other groups are presenting, you will go through this rubric and give them feedback. Okay. So as a group, you can discuss and give the feedback, and you can give to individual person also. Okay. Are the fuselages which help it float on water. Just want this question. This was a water plane or a seaplane. A seaplane or a water plane is a powered fixed wing aircraft that is capable of taking off and landing on water. Okay. Water planes that can take off and land on land as well as in water are a part of the subclass called amphibian planes. Tailplane also helps to adjust for changes in position of the center of pressure or center of gravity, which is mainly caused by changes in speed and altitude, fuel consumption, or dropping of cargo or payload. ओके, तो दूसरा वीडियो भी साथ साथ में देख लेते हैं। दूसरा वीडियो प्ले करता हूँ 5 सेकंड में। Good morning, everybody. So today we're going to do something which is very exciting. Okay, but for that I want you to be in smaller groups. What I'm going to do is I'm going to call 4 people from the class. Okay, so 4 of you. Okay, now what you're going to do is you are going to choose your own team. Each group is to come out with 5 questions for a quiz. Okay? Okay. 5 questions for a quiz. You also need to prepare an answer sheet for that. Okay? Each group will come here. You distribute your photocopies of your set of your questions to each group. Give them 10 minutes and let them solve it. Okay? After 10 minutes, what you're going to do is you're going to exchange it with the people in the group. They can just have somebody else's answer sheet, and then you discuss those answers with them. Hello.
मिहिर वीडियो पॉज हो गया है। शायद से मिहिर का कनेक्शन है। हाय मिहिर, तुम हो कि मैं क्लिक कर दूं? ओके, मैं दूसरा वीडियो प्ले करती हूँ। Just waiting. Yeah, I think he got disconnected. Yeah. अच्छा, दिख रहा है क्या वापस? हाँ दिख रहा है, पर साउंड नहीं है। साउंड मिहिर, हेलो, कैन यू हियर मी? जी सर, हाँ, आवाज yes. नहीं आ रही है। हाँ वो वीडियो पॉज हो गया था बीच में, तो उसको ओके ओके रिप्ले ही ओके, करना पड़ेगा। हाँ शुरू आई विल होके ही डू, हो गया था। आई विल डू, आई विल। Yeah. Good morning, everybody. So today we're going to do something which is very exciting. Okay, but for that I want you to be in smaller groups. What I'm going to do is I'm going to call 4 people from the class. Okay, so 4 of you. Okay, now what you're going to do is you are going to choose your own team. Each group is to come out with 5 questions for a quiz. Okay. 5 questions for a quiz. You also need to prepare our answer sheet for that. Okay, each group will come here to distribute your photocopies of this set of your questions. Each group, give them 10 minutes and let them solve it. Okay, after 10 minutes, what you're going to do is you're going to exchange it with the people in the group. They can just have somebody else's answer sheet, and then you discuss those answers with them, and they will correct it for each other. And after that, you take it from there. Okay. Which statement relates to Bernoulli's principle? Okay, so the correct answer was C. Today we are going to do an assessment which is on creative writing. Okay. So there are going to be different airplanes, different types of airplanes. You can choose one of the airplanes from that one and you can write in creative activity. The word limit is going to be 700 minimum to 1200 maximum words. Okay, convey your narrative in the first person because you are doing it as an autobiography, right? So it's an autobiography of an aeroplane. All right. Most of the learning centers around, the focus is normally on the assessments always in the learning part. Now, how do we break that? Now, teachers often mistake assessment as a, the learning as a preparation for the assessment, which should not be the focus. The assessment is basically, it's not an outcome, it's a process that needs to be reviewed, that needs to be enjoyed by the students. And it should emerge very organically in the learning process. One myth that is one mistake that most teachers normally do is that they think that assessment is basically feedback for students. I think it's rather a feedback for a teacher to see how effective her teaching, how effective her the transfer of her teaching method is being on the students. So teachers should actually take it as a feedback to reflect upon their own learning tools and techniques to see how learning can be actually more fun and process driven rather than just focusing on the assessment. Also, the assessment needs to also take care of various stakeholders. Various stakeholders should be a part of the learning process. Like it should not always be the teacher who's assessing the students. Sometimes students should be given a chance to assess themselves for themselves. Peer group should be assessing the students. They could be an expert coming from outside. Sometimes the other class, different classes can actually give feedback to the students on the learning. The assessment has to emerge as a learning process which is enjoyable, which is fun-based,
which includes diverse ways of assessment and feedback mechanism should be incorporated or integrated in that. Now the assessments can vary from a very specific task-specific assessments of essay writing, from something like the debate, something like a role play or a stimulation or a field work, lab work, creating a design, coming up with a model, making a working model. As teachers, we projected assessment as something which should be scared of. If we make the assessment process fun process, if we make it more enriching, if we make it something the students will get a very non-judgmental review of their work, assessments I definitely will be fun. ओके सो ये दो वीडियोस हम लोगों ने देखे। तो शुरुआत ऐसे करते कि व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस इन बोथ ऑफ द वीडियोस, लाइक क्या डिफरेंस है फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में? दोनों में असेसमेंट के तरीके दिखाए गए हैं। तो फर्स्ट वाले वीडियो में जो तरीके हैं और सेकंड वाले वीडियो में जो तरीके हैं उसमें कोई डिफरेंस है क्या? कोई भी बोल सकता है, चैट में लिख सकते हैं हम लोग आंसर्स, मल्टीपल लोग आंसर कर सकते हैं एक साथ। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन बोथ ऑफ द वीडियो? बताना चाहेगा? फर्स्ट वाले में वो लोग प्लेन बना के उड़ा रहे थे, उसमें से ग्राफ बना रहे थे, फिर अलग अलग मॉडल्स बनाने को बोले थे टीचर ने। मैं जस्ट रिकैप करवा रहा हूँ जिससे आपको याद आ जाए। और सेकंड वाले में बच्चों ने क्विज बनाया था, फिर उनको क्रिएटिव राइटिंग का एक टास्क दिया गया था। तो आप असेसमेंट के टाइप्स थोड़े से देखें कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव वाले टाइप्स देखो तो कौन से वीडियो में फॉर्मेटिव है और कौन से वीडियो में समेटिव है, ऐसा थोड़ा सा अगर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो क्या? उसमें सर हमको लगा कि पहला वाला जो वीडियो था उसमें हाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह राइट, मतलब गतिविधि के दौरान ही वो सारे चीजें मतलब असेसमेंट भी हो रहा चलता जा रहा था, वो अलग से कुछ उस तरह का नहीं था। और सबमेटिव असेसमेंट जो सेकंड वाले वीडियो में थे उसमें एक दस्ता को जांचने की एक अलग विधि का इस्तेमाल किया गया। ओके ठीक है। हाँ, इमरान जी भी बोल रहे हैं कि फर्स्ट वन में फॉर्मेटिव और सेकंड वन में समेटिव। ठीक है चंदन जी, दोनों ही वीडियोस में ग्रुप वर्क तो था, फर्स्ट वन में भी ग्रुप वर्क था और सेकंड में भी जब वो लोग क्विज बना रहे थे तब भी ग्रुप वर्क देखा गया था। तो वो चीज़ तो थी। और कोई बताना चाहेगा कि हम लोग जो असेसमेंट करते हैं अभी ट्रेडिशनली करते आए हैं और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था? इसमें भी बच्चे लिख तो रहे हैं, इसमें भी बच्चे क्या सीखे हैं वो चेक हो रहा है, पर क्या डिफरेंस है? इसमें सर मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें जो था असेसमेंट मिला था, बट मतलब वो फॉर्मेटिव इसलिए भी था क्योंकि दो अलग अलग टास्क मिले थे, एक को स्प्रिंटर बनाने के लिए दिया गया था और एक को स्पिनर दिया गया था। राइट। तो अगर समेटिव रहता तो वो सबको सबके लिए सेम मिलता। सेम रहता। राइट। हाँ सही बात है। तो इस तरह से डिफरेंशिएट किया गया। पर ऐसे समेटिव में भी देखो कि क्विज जो बनी थी वो सबने अलग अलग बनाई थी, अलग अलग टीम्स ने अलग अलग क्विज बनाई थी अलग अलग ग्रुप्स के लिए।
और हाँ, फिर वो रोटेट भी हुआ था, तो सबको ये वो सारे क्वेश्चंस तो आंसर करने ही है, तो वो किया था। हाँ, इमरान जी बोल रहे वी जनरली यूज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टू। हाँ, दोनों होता है। थोड़ा सा और समझाएंगे तो पता चलेगा कि क्वालिटेटिव कैसे और क्वांटिटेटिव कैसे होता है इस मामले में। हाँ, और कोई भी बता सकता है। आई थिंक इमरान जी का माइक काम नहीं कर रहा है अच्छे से, इसीलिए वो चैट में टाइप कर रहे हैं। फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं इमरान जी एक बोलने का, अगर सुनाई दे हम लोगों को अच्छे से। और कोई भी बता सकता है क्या क्या चेंजेस, मतलब क्या डिफरेंस है हम लोग अब तक ट्रेडिशनली जो असेसमेंट करते आए हैं और अभी जो आपने तरीके देखे उसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? जैसे चंदन जी बता रहे ग्रुप वर्क था मोस्टली। टेस्ट होता है तो ऐसा बोला जाता है कि भाई नहीं, अपना अपना देखो, दूसरे का मत देखो, आपका पेपर ही करना है, आपको ही वो करना है। यहाँ पे तो ग्रुप में कर रहे थे बच्चे, तो वो एक मुझे डिफरेंस लगा। आप लोगों को क्या लगता है? यहाँ पे सर मतलब मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो देखा गया, तो जनरली हम लोग देखते हैं जब हम लोग का असेसमेंट होता है स्कूल्स में, तो रिटन वर्क ही होता है, बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रैक्टिकली करके देखने का, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस लगा। ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें है कि यस, मिंटो बोल रहे हैं कि इन फर्स्ट वन स्टूडेंट्स डूइंग एक्टिविटीज एंड गिविंग फीडबैक फॉर टीचर्स। हाँ, सही है। तो वो लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, उससे फीडबैक टीचर को मिल रहा है, जिससे वो आगे की एक्टिविटी डिजाइन करने में हेल्पफुल होगा। तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। और तो जब आप प्रोजेक्ट करते हो बच्चों के साथ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोई भी एक यूनिट करते हो, तो उसमें आपको आगे क्या करवाना है उसके लिए आपकी करंट एक्टिविटी में से फीडबैक मिलता जाएगा, तो आप उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हो और आगे चेंजेस कर सकते हो और उससे आगे बढ़ता है। और फिर आखिर में जब एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो उसको कल्मिनेट करने के लिए कोई प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ साथ अभी ऐसी क्विज का यूज कर सकते हो, कोई रिटर्न टास्क दे सकते हो, जिसमें इन लोगों ने क्रिएटिव राइटिंग, प्लेन के फोटोज अलग अलग दिए थे बच्चों को और उस पे उनको लिखना था कुछ। ठीक है, तो क्रिएटिव राइटिंग का टास्क बहुत ही अच्छा डिजाइन करके टीचर ने लिखा था। तो वो समेटिव असेसमेंट की तरह हम लोग एग्जाम में सवाल पूछते ही है कि इस विषय पे निबंध लिखो, तो वही चीज इसमें हो गई कि क्रिएटिव राइटिंग का टास्क क्या, फोटोग्राफ दे रहे हो, उसमें सब बच्चे लिख रहे हैं, पर वो विषय क्या अनुरूप है कि भाई आपने प्लेन पे प्रोजेक्ट किया तो उससे जुड़ा हुआ कुछ मिला, तो वो कनेक्ट कर पाएंगे बच्चे और लिख पाएंगे साथ साथ में। तो इस तरह से पूरा डिजाइन होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पॉज लेते हैं। बहुत सारे इसमें नुआंसेस है इस वीडियोस में, तो आप लोग आराम से फिर से भी एक बार देखना जब भी मन हो, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बातें इन्होंने बताई है। हम समय का ध्यान रखते हुए आगे की एक्टिविटी की ओर जाते हैं। मैं जयश्री को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे जो ग्रुप वर्क हमें करना है ब्रेकआउट रूम में जाके, उसके बारे में हम लोगों को बताए, जिससे हम ये जो ज्ञान बांटा है, ज्ञान साथ में एक्सप्लोर किया है, उसको थोड़ा सा हम लोग कॉन्क्रिटाइज कर दे, कि इसको करके देखते हैं कि क्या रियली में हम लोग ऐसे टास्क डिजाइन कर सकते हैं क्या, जैसे इस वीडियो में बताए थे वैसा क्या हम कर सकते हैं क्या। तो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। यस जयश्री, ओवर टू यू। यस यस, या तो ये दो वीडियो से काफी सारे और उसके पहले चर्चा से काफी सारे आए हैं अपने, जैसे कि आउटकम्स के बारे में हो, मेथोडोलॉजी के बारे में हो, वो कैसे प्रोसेस के बारे में हो। तो हमें बेसिकली ये सब चीजें अपने लेसन प्लान को थोड़ा कनेक्ट करना है, क्योंकि जाकर अपने को अपने बच्चों के साथ काम करना है, और जो बच्चों के साथ काम किया है अभी तक का इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज हमारा चल रहा है, हुआ है, तो उसके बाद में अगर हमें ही ये सब चीज को अपने लेसन प्लान को असेसमेंट करना है, तो ये थोड़ा अपने लेसन प्लान को आधार लेते वक्त, उसको कनेक्ट करने वक्त अपना नेक्स्ट एक्टिविटी है, जिसमें हमें हमारे लेसन प्लान के ही
सामने रखते हुए उसके दो एग्जाम्पल्स फॉर्मेटिव असेसमेंट उसका कैसे कर सकते हैं और उसका समेटिव असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, ये हम ब्रेकआउट रूम में जाकर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम अभी ये काम करेंगे कि अपना जो लेसन प्लान है वो अपने ब्रेकआउट रूम में जो आपके साथ मेंटर रहेंगे, फैकल्टी रहेंगे, तो उनके साथ शेयर करना, और फिर वो उसके एग्जाम्पल्स लेकर एक दो एग्जाम्पल्स लेकर दोनों की असेसमेंट से उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। एंड देन आफ्टर ये ग्रुप डिस्कशन होने के बाद हम साथ में वापस होल ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम एक दो जो एग्जाम्पल्स हमारे ग्रुप की तरफ से आए हैं वो किसी एक जन को प्रेजेंट करते वक्त हम लिस्टिंग करेंगे कि अलग अलग असेसमेंट्स फॉर्मेटिव में और समेटिव में क्या क्या आ सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हम ब्रेकआउट रूम के बाद में वापस शेयर करेंगे। एक बार थोड़ा सा ब्रेकआउट रूम वाला काम फिर से बताएंगे जयश्री जी? ओके ओके, तो बेसिकली ब्रेकआउट रूम में हमें अपने जो लेसन प्लान्स है बनाए हुए, तो उसमें से हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल और समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल अपने लेसन प्लान को कनेक्ट करते हुए लाना है। तो उसकी चर्चा करनी है अपने लेसन प्लान को लेकर। तो बेसिकली आपको दो, समंदर जी, हाँ समंदर जी, हाँ, दो चीजें, दो टास्क डिजाइन करने हैं। एक टास्क जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का और एक टास्क समेटिव असेसमेंट का। ये चीज हम लोगों को अपने लेसन प्लान के हिसाब से करनी है। तो आपका एक ग्रुप जो ब्रेकआउट रूम में बनेगा उसमें से एक पर्सन का आप लेसन प्लान ले लो और उसमें ये दो टास्क डिजाइन करके फिर एंड ऑफ द सेशन आपको प्रेजेंट करना है। आपके ग्रुप का जो चीज बनेगा वो प्रेजेंट करना है। आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 20 मिनट्स में हम लोग डिस्कस करके वापस आ जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर ग्रुप में 5 लोग हैं तो उन 5 में से किसी एक के लेसन प्लान को चूज कर लीजिए। यस और उस पे एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का गतिविधि क्या होगा वो सोचना है सबको मिलके, और एक समेटिव असेसमेंट के लिए क्या प्रक्रिया करेंगे वो सोचना है, और 20 मिनट बाद बड़े ग्रुप में वापस आना है। यस ओके, सभी वापस आ गए हैं। होपफुली ये 5 मिनट में आप लोग समेट पाए होंगे अपनी चर्चा। Speaker of the session is very rigid about the time, Mirji. Yeah, but we need to like be rigid about the time because we are already late, like 4:36. It is we were talking. This is a fun, Mirji, not a comment. This is just like a fun to you. No. Yes. I understand. So we are talking since like last 1.5 hour. So we want to conclude it so we can go forward. Okay. So who did this? I don't want speaker वाला thing. हाँ, gallery. ओके सॉरी, तो वो स्पीकर व्यू हो गया था तो मैं ऐसे स्क्रीन पे बड़ा सा दिख रहा था तो वो मैंने चेंज कर दिया। ओके ठीक है, तो हम ग्रुप बाय ग्रुप फटाफट से जाते हैं जिससे हम लोग थोड़े रिस्पॉन्सेस ले पाए। हम ऑलरेडी थोड़े से लेट है तो हम लोग सारे ग्रुप्स के रिस्पॉन्सेस नहीं ले पाएंगे। हम लोग 2 ग्रुप के रिस्पॉन्सेस लेते हैं। बाकी ग्रुप के रिस्पॉन्सेस हर एक ग्रुप में एक मेंटर फैकल्टी अवेलेबल थी आई गेस, तो उन लोगों ने सुने होंगे रिस्पॉन्सेस, तो वो ग्रुप को हम लोग छोड़ सकते हैं। कोई ऐसा ग्रुप था जिसमें कोई फैकल्टी नहीं थी? कोई हमारी टीम में से नहीं था, ऐसा था क्या कोई? अगर ऐसा कोई ग्रुप है तो वो पहले शेयर कर दे तो जिससे हम लोग उसको कोई फीडबैक है तो वो दे पाए। जैसे ऐसा कोई ग्रुप तो नहीं था ना? बॉबी के ग्रुप में कौन था? बॉबी वाला ग्रुप, बॉबी अवेलेबल नहीं है तो बॉबी के ग्रुप के एक दो, हाँ वो तो जयश्री वाले ग्रुप में आ गए थे। कोमल वाला ग्रुप वो उसमें भी साथी कुछ समय तक थे एंड देन आई थिंक दे वर शिफ्टेड। हाँ, सो दैट बीच का शिफ्टिंग शुड नॉट हैव बीन डन, बट एनीवे
उसमें कौन सा? So I think we can start with Komal's group then. सुमेन, प्रभा, उपेंद्र, उमा, ये लोग वाला ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं. सॉरी टुलटुल, मैंने बीच में से कट किया. आप No, I had completed. हाँ, ओके. ओके, तो ये जो मैं नाम बोला अभी, वो वाला ग्रुप अगर शेयर कर पाए, सुमेन, प्रभा, उपेंद्र और उमा, ये वाला ग्रुप जो है, तो आप लोगों ने कौन से टास्क, कौन सा लेसन प्लान पहले तो चूज किया, और उसमें से कौन से टास्क, 2 टास्क आप बता दीजिए. बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का मत रखिएगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, पर आप एकदम क्रिस्प उसको शेयर कर पाए तो दैट वुड बी हेल्पफुल. हाँ, बस मिहिर सोमेन मेरे ग्रुप में थे ना, बाकी से पूछ सकते हैं. ओके, सॉरी. हाँ, तो तो अच्छा, मीर ऐसा हुआ था कि ये जो कोमल वाला ग्रुप था, इसके जो हाँ, पार्टिसिपेंट्स इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अलग अलग ग्रुप में. हाँ. ओके, तो जो बाकी के लोग हैं, मैं फिर से एक बार नाम बताता हूँ. They were all प्रभा. sent to different rooms, Mihir. ओके, They didn't ओके. continue in one room. So let's अच्छा, start. करुणा, तुम्हारे ग्रुप से शुरू करो. हाँ, then we can start with Karuna's group. Okay. तो ज्योति, इम्तियाज, सलीम, सोमेन और चंदन, आप में से कोई एक बता सकते हैं. तो हमारे ग्रुप में से 3 लोगों का एग्रीकल्चर था, जिसमें से चंदन जी ने अपना थोड़ा सा प्लान शेयर किया और सोमेन ने जो कंपोस्ट, जो अपना प्रोजेक्ट था उसके बारे में बात की थी. और उसी के दौरान कहाँ पर ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की गुंजाइश देखते हैं और समेटिव की वो बात हुई थी. तो आप में से कोई भी माइक ऑन करके प्लीज थोड़ा शेयर करें. हेलो चंदन जी, आप बताना चाहेंगे? चंदन और सोमेन. Okay, ma'am. So in our group work, compost and agriculture were the subject. So every participant said participate in the 2 types of discussion, that is the formative and summative assessments. So in the first place, discussion was centered around the students will get knowledge about the preparation of the compost and the elements of the compost. 2 types of the elements which are related to compost and which are not related to the compost. And another thing, they may get knowledge from their group work, and from the family also they will prepare the compost, and the school they will also get facility to prepare the compost. From this test they will get the direct knowledge what is the use of the compost, what is the dynamics of the compost, and how compost is useful for the farming. And in this process our discussion was going on. In the second phase there is the agriculture. So what are the different types of the agriculture? So in the first phase the students they have the knowledge about the day-to-day life of the agriculture, but the agriculture have the many dimensions. So in the second phase the students will get the knowledge about the different types of the agriculture and the varieties of the machinery involved in the agriculture. So these No, चंदन जी, एक मिनट. What is the task? आप task please बताओगे? तो task means इसमें the individual task and the group work. So we हाँ, divided our both you can share. No, but task इसमें ऐड कर चंदन जी, सकती हूँ. हाँ, टास्क जिससे आप असेस कर पाए, जो असेसमेंट का टास्क हो, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी हो सकता है, समेटिव असेसमेंट का भी हो सकता है. लेकिन ऐसा कोई एक्टिविटी जो आपके लेसन प्लान में है, वो उसकी बात नहीं कर रहे, उसमें से भी कोई हो सकता है, बट स्पेसिफिकली असेसमेंट के लिए कौन सा टास्क आप चूज करेंगे, ये थोड़ा सोच के बताइए. इसमें अच्छा, मैं चंदन जी से थोड़ा जोड़ना चाहूंगा. तो इसमें हम लोगों को क्या होता है, बच्चों को जो टास्क दिया जाता है और जो
एक्टिविटी होता है उसके बेस पे बच्चों को एक पीपीटी बनाना होता है, पीपीटी हो या कोई भी एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन उनको बनाना होता है। तो और उसको क्लास के सामने उसको प्रेजेंट करना भी होता है कि बच्चों ने जो ऑब्जर्वेशन किया, जो भी उन्होंने प्रोसेस अपनाया, जो भी उन्होंने बनाया, तो उसको वो एज ए पीपीटी के थ्रू या फिर कोई वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू या ऑडियो वीडियो मिक्स प्रेजेंटेशन के थ्रू उसको प्रेजेंट करना होता है, जिसमें बच्चों ने क्या काम किया, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस रहता है। बच्चों ने जो सवाल जवाब करते हैं, जो फार्मर्स के साथ जो बातचीतें करते हैं उसका थोड़ा सा रहता है, वो सवाल जो उन्होंने बनाया था इंटरव्यू के लिए वो सब रहता है। तो एक पूरा जो उन्होंने काम करते हैं उसका एक प्रेजेंटेशन रहता है, और वो प्रेजेंटेशन के दौरान पूरे क्लास के सामने करते हैं। और जो ग्रुप वाइज जो टास्क बटा हुआ है, तो एक वो कंपाइलेशन होता है, सारे बच्चे उसको प्रेजेंट करते हैं ग्रुप, और हर ग्रुप में 3 से 4 बच्चे होते हैं। हाँ, तो एक टास्क आपका हो गया प्रेजेंटेशन वाला, ठीक है, तो वो उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट गिन सकते हैं। हाँ, तो नहीं, आई वुड लाइक टू आस्क द ग्रुप कि वो हाँ प्रेजेंटेशन को किस में रखना चाहते हैं, फॉर्मेटिव में रखना हाँ चाहते ओके हैं या हाँ, समेटिव में रखना चाहते हैं? सुमेन जी आप बताइए, या In ग्रुप से both, कोई भी। ma'am, in the formative as well as in the summative assessment. Presentation in the both phase. Both ways you are telling, okay. Okay, okay. What is the timing of the presentation? Is it towards the end of the whole project या किस समय होता है ये? ये एक्चुअली प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद होता है। जैसे अगर हम अपने कंपोस्ट मेकिंग की बात करें, तो वो हमारा वो पूरा प्रोसेस होता है, वो साइड बाय साइड बच्चे जो काम करते हैं उसको मान के चलिए उनको टास्क मिलता है, उनका जो क्लासेस वाइज डिवाइड होता है, तो उसमें वो टास्क वो करते हैं। उसके बाद फिर हफ्ते में एक दिन आके उसको वो लोग एक जगह कंपाइलेशन करते हैं कि उस हफ्ते में हमने ये टास्क किया, उसका ये रिजल्ट आया, उसका ये फोटोग्राफ वगैरह होता है, वो थोड़े थोड़े वीडियो होते हैं, वो बच्चे करके फिर एक जगह पे उसको कंपाइल करते हैं। और जो ये प्रेजेंटेशन होता है वो आखिर में होता है कि उनका वो कंपोस्ट बन गया, उन्होंने कंपोस्ट का यूज देखा, कंपोस्ट पूरा मतलब आफ्टर कंपाइलेशन। राइट, so then my question will be कि अगर ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद प्रेजेंटेशन है, तो फॉर्मेटिव का एक मतलब ये होता है कि जो चीज अभी आकार ले रही है, फॉर्म हो रही है ना, तो फॉर्म होने की प्रक्रिया में जब हम असेसमेंट करते हैं तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इनफॉर्मल उसमें रहता है। इनफॉर्मल मतलब अगर हमारे जो क्लास टीचर होते हैं वो बीच में बच्चों के ग्रुप के साथ वो इंटरेक्ट करती है कि उसमें अगर देखते हैं कि मतलब बच्चों से ये पूछते भी है। नहीं, एक मिनट सोमेन जी, ऐसा है कि असेसमेंट जो है वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट फॉर्मेटिव होने का मतलब ये है कि वो अभी जो सिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं वो आकार ले रहा है, वो गढ़ा जा रहा है, और उस प्रक्रिया में आप असेस कर रहे हैं कि कितना समझ लिया है बच्चे ने, कितना उसकी नॉलेज बन गई है ना? हाँ जी, तो एकदम राइट। तो उस लिहाज से मेरा क्वेश्चन था कि प्रेजेंटेशन अगर पूरे एंड में है तो क्या वो फॉर्मेटिव में आ पाएगा या वो तो नहीं आएगा, वो समेटिव में ही आएगा। हाँ, आई एम ओनली आस्किंग यू टू थिंक अबाउट इट वंस मोर। सॉरी, करुणा हैज आई थिंक रेज्ड हर हैंड। हाँ, करुणा जी। इसमें मैं अपने साथियों का ध्यान वहां लेके आना चाहूंगी जब आप लोगों ने होमवर्क की बात की थी और रिसर्च का काम वो घर से करके लाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा यदि कोई बात करना चाहे कि हर कोई अपने घर से ये प्रक्रिया पता करके आएंगे, ट्राई करके आएंगे। हाँ सोमेन, जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं स्कूल के वो ज्यादातर फार्मर्स फैमिली से ही होते हैं, तो उनको एक आइडिया होता है कि कैसे खेती बाड़ी होता है, कि खेती में क्या होता है। हाँ, उसका थोड़ा सा वो नहीं होता है कि क्या मतलब क्या कंपोस्ट होता है, तो वो रियल लाइफ के साथ वो कनेक्ट करते हैं उसको। उनको काम मिलता है कि आप अपने गाँव में जाओ, अपने मम्मी पापा या फिर घर के आसपास में जाओ और देखो क्या क्या कौन सी खेती कर रहे हैं और उसमें क्या कंपोस्ट यूज हो रहा है और कितने परिमाण में यूज हो रहा है, मतलब कितना क्वांटिटी में यूज हो रहा है। तो एक काम उनके ऊपर दिया जाता है, फिर वो लोग भी रिसर्च करते हैं इंटरनेट का मदद से, उसमें देखते हैं कि कंपोस्ट का क्या क्या कंपोस्ट एक खेती में यूज होता है, धान के लिए क्या होता है, गेहूं के लिए क्या होता है। तो वो सारा चीज वो लोग रिसर्च करते हैं। उसके बाद जो कंपोस्ट मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी वो लोग रिसर्च करके ही पता लगाते हैं कि क्या क्या कंपोस्ट है जो जैविक खाद होते हैं, तो वो कैसे बन सकता है और उसको हम लोग कैसे जल्दी कर सकते हैं। उसमें जैसे बच्चों ने ये भी खोज निकाला कि जो हम बटर मिल्क का यूज करते हैं उसके साथ अगर हम वो फ्रूट्स का
छिलके वगैरह यूज करेंगे तो वो जल्द से जल्दी वो कंपोस्ट मेकिंग बनेगा, कंपोस्ट बन जाएगा। सो डू यू थिंक ये जो रिसर्च का काम है, इनमें से कोई टास्क भी असेसमेंट के लिए उपयोगी हो सकता है? और अगर रिसर्च हाँ तो हो कौन सकता है, सा? हो सकता है। जैसे रिसर्च के लिए अगर हम इंटरनेट का हम अगर टूल्स ऐसे यूज करें, इंटरनेट पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, पर ऑथेंटिक वेबसाइट का भी एक हम लोग कंपोनेंट डालते हैं उसमें, कि बच्चे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसका वो सोर्स भी वो लोग डालें और वो ऑथेंटिक वेबसाइट से वो लोग सोर्स कलेक्ट करें। तो उसमें भी हम लोग बच्चों को थोड़ा सा नहीं उस नहीं, हिसाब से। वैसा नहीं सौमेन जी, वो तो बिल्कुल अपन तो हर स्टेप पे ये बेहतर हो और बेहतर सीखे, ये तो कोशिश करते ही है। पर आपका जो प्रोजेक्ट था कंपोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर का, उसके ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे आप असेस करोगे ना। तो रिसर्चिंग मतलब ऑथेंटिक वेबसाइट पे पहुंचना वो एक छोटा हिस्सा हो गया, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर का जो ऑब्जेक्टिव था उसको असेस करने के लिए आप कौन से टास्क को पिक करेंगे या डिजाइन करेंगे, ये है। अच्छा, तो हम लोग उसको देखने के लिए हम लोग वो यूज कर सकते हैं, मतलब अभी कंपोस्ट अभी बना ही है तो हम लोग जो स्कूल में जो किचन गार्डन होता है उसमें उसको यूज करके देख सकते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे ही सोच रहा था कि एक हम जहाँ पे किचन गार्डन बनाएंगे इसमें एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा हम लोग यूज करेंगे जो खाद इन्होंने बनाया है, उसको वहां से ट्राई आउट करेंगे, और एक जगह पे नॉर्मल जो प्रोसेस से जो किचन गार्डन बनता है उसमें वो करेंगे। तो हम थोड़ा सा उसका देख सकते हैं। इसमें मैं ये जो हमारे ग्रुप में डिस्कस हुआ था और थोड़ा ध्यान भी दिलाना चाहूंगी कि जब हम रिसर्च की बात कर रहे थे तो ये था कि सभी अपने घर में या और सोर्सेस से ये पता करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कंपोस्ट को लेके क्या है, और उसके बाद जो शेयरिंग क्लासरूम के अंदर होगा ना, अपने जो ऑब्जर्वेशंस जब क्लासरूम में शेयर किए जाएंगे और उस पर फीडबैक और बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस को सुनना, वो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का तरीका हो सकता है अपने पीयर्स से और मे बी टीचर या फैसिलिटेटर जो हैं उनसे। ऐसा बात हुई थी। अच्छा, हाँ। Yes, ma'am. Yes, from their learning from their peer groups, as well as the intervention of the class teachers also. So in this connection, I would like to add something. Use of internet must, but compost is a very real thing, which may be the students will get knowledge from the direct observation. They may prepare in their family surroundings. They may prepare in the school also. So they will involve themselves in the process. What is the process going on? So compost is a very not a static thing. It is a running process. So what should be the preliminary things? Second, what are the second line things? What are the third line things? So they may use the internet, no doubt, but these are totally based on the practical things. So the students will utilize their home surroundings as well as the school surrounding also. ओके, आई थिंक हम लोग यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा। तो आप लोगों ने मतलब जो भी चर्चा हो रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसमें से बहुत ही अच्छे नुआंसेस निकल के आ रहे हैं। पर इसको थोड़ा सा सम अप करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बाकी लोगों को जो आइडियाज है उसको हम लोग कम्युनिटी वाले प्लेटफॉर्म पे, जो कम्युनिटी है उस पे डालने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग डाल सकते हैं कि आपके ग्रुप ने कौन से फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट के टास्क डिजाइन किए। उससे पहले फैकल्टी टीम में से किसी को भी सम अप करने के लिए कुछ शेयर करना हो, टूल करुणा, जयश्री, तो आप लोग वो कर सकते हैं एंड देन वी कैन कंक्लूड इट, आई थिंक। हेलो या सो आई थिंक हमारी टीम में भी बातचीत जो है वो एक्चुअली टास्क चूज करने के पॉइंट तक पहुंच नहीं पाई। सब अपने लेसन प्लान शेयर कर रहे थे और आई थिंक
ये भी होता है कि जब शेयर करने लगते हैं तो बहुत विस्तार से शेयर करने का मन होता है सबका ही, और इसलिए वो चूज करना मुख्य टास्क है इस समय। एक कोई ये ध्यान से चूक हो जाती है और सब विस्तार से शेयर होता है, तो फिर फाइनली चूज तो किया था कि हाउसिंग के ऊपर करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर भी उसके टास्क चूज करें या डिजाइन करें वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। तो ये एक बात तो बहुत स्पष्ट निकल के आ रही है कि एज टीचर्स, मतलब अपने आप को एक शिक्षक के जूते में खड़े करने की हम सब जब कोशिश कर रहे थे, तो ये असेसमेंट के लिए ये चुनना या ये सोचना कि मैं कौन सी गतिविधि इस्तेमाल करूं कि मुझे बताना है, कुछ चीज सिखाना है, या मुझे ये जानना है कि बच्चे ने क्या सीखा या उसको क्या आता है। ये दोनों के बीच में अंतर कर पाना ये खासा मुश्किल काम होता है। ये बात तो हमारी चर्चा से काफी स्पष्ट हुई। मुझे तो एटलीस्ट बहुत ही स्पष्ट हुई, तो मैं वो साझा करना चाह रही थी। बाकियों को भी शायद थोड़ा समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली कि अक्सर एज अ टीचर हमारा उपक्रम ही होता है कि हम बच्चों को बताएं कुछ, लेकिन समझाएं, कोई गतिविधि करवाएं, ये हमारा उद्देश्य रहता है। लेकिन कोई गतिविधि ऐसी डिजाइन करें जिसमें बच्चों को बहुत सारा काम खुद से करना है। हम हैं वहां, हम गाइड करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन हमें ज्यादा ऑब्जर्व करना है और हमें घुस नहीं जाना है बताने में। ये जो एक आत्मनियंत्रण रखने की जरूरत है, ये असेसमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और खासकर इस तरह के असेसमेंट के लिए बहुत जरूरी है जो पार्टिसिपेटिव है, जो ऐसे सवाल दे दिए और आप जांच कर, आप बच्चे ने लिख दिया और फिर बाद में आप जांच कर रहे हैं, उस तरह के नहीं है, जिसमें फोकस ग्रुप डिस्कशन की गुंजाइश है, जिसमें बच्चे एक दूसरे की समीक्षा कर रहे हैं, एक दूसरे के काम की समीक्षा कर रहे हैं, ये गुंजाइश बच्चे खुद क्विज बना रहे हैं, बच्चे खुद क्विज बना रहे हैं, बच्चे एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, एक दूसरे की जांच कर रहे हैं, ये सारी चीजें संभव है। पर ये जो अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखना, सबसे बड़ी आई थिंक सीख तो यही है कि अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखना और बहुत सारा अलाउ करना कि बच्चे करें और हम ऑब्जर्व करें, हम देखें कि गलती कर रहे हैं तो भी हम देखें कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों हो रही है। और अगर हम तुरंत गलती सुधारने के लिए नहीं कूदें तो अक्सर हमें ये भी दिखाई देता है कि बच्चे कैसे सेल्फ करेक्शन भी करते हैं, और वो उनके लिए भी लर्निंग होती है, हमारे लिए भी लर्निंग होती है। तो वो आई थिंक एक महत्वपूर्ण चीज है। तो टीचर्स के लिए ये चैलेंज कि वो ऐसी असेसमेंट की गतिविधियां डिजाइन करें जिसमें उनकी भूमिका जो है वो एक ऑब्जर्वर की और एक रिफ्लेक्टर की हो, कि बच्चा जरूरत पड़े तो आके उनसे पूछ ले और वापस जाके अपना काम करने लगे, तो उस तरह का एक रिफ्लेक्टर हो। ये आई वुड ओनली लाइक टू स्ट्रेस ऑन दैट अभी के लिए। या ठीक है, थैंक यू शेयर करने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है आई थिंक, और ऐसा थोड़ा सा ये ज़ेन मोमेंट वाली बात है कि थोड़ा सा अलिप्त होके क्लासरूम में बैठ जाना खाली कि भाई नहीं आप लोग करो मैं देखूंगा, वो अंदर से होता नहीं है। पर प्रैक्टिस मुझे लगता है कि थोड़ी सी करनी पड़ेगी और फिर मज़ा भी आने लगेगा। ये जब आ जाएगा तो मज़ा भी आने लगेगा, और बच्चे जो करके लेके आएंगे वो देखने का एक अलग एक्सपीरियंस होगा, और वो रियल मतलब वो असेसमेंट एज ए लर्निंग वाला जो पॉइंट बता रहे थे उपेंद्र जी, और जो कोर्स में भी है कि वो साथ साथ में ही चलता जाएगा और उसमें से निकल के आएगा। आपको भी फीडबैक मिलता रहेगा कि क्या आगे डिजाइन करना है और क्या क्या सीखा है वो भी पता चलता जाएगा। तो ये जर्नी इंटरेस्टिंग होगी। तो इसको थोड़ा सा सॉरी मैं थोड़ा सा एक उदाहरण लेकर भी बात करती हूँ। जैसे ये हाउसिंग के ऊपर बातचीत कर रहे थे, घर बनाने की और घर क्या होता है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा ये भी हुई कि मकान और घर में क्या फर्क होता है ना, ये सारी चीजें बातचीत में हो रही थी।
तो इसमें पूर्व ज्योति बता रहे थे कि वहाँ जहाँ इनका स्कूल है उसके सामने एक घर बन रहा था, तो 7वीं 8वीं के बच्चों को वहाँ लेके गए और देखने के लिए और बातचीत की और इस तरह से पूरा हुआ। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि एक गतिविधि बच्चों को देते हैं कि वो जाएं और बातचीत करें जितने कारीगर, मजदूर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट जो भी उस साइट पर हैं, है ना, मिस्त्री होंगे और मजदूर भी होंगे सब, तो उनसे बातचीत करें और हर एक बच्चा अपने लिए एक सूची बनाए कि उसने क्या क्या नए शब्द सीखे और आप छोड़ दीजिए उनको उसके बाद, और आप देखिए कि वो क्या क्या लेकर आते हैं और उसका अर्थ वो क्या समझ पाए हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी उस एक्टिविटी जो आप बता रहे थे पूर्व ज्योति, उसके साथ ऐसी बहुत सारी क्लूज हम दे सकते हैं, ऐसा रूब्रिक जैसी चीज हम बच्चों को दे सकते हैं, एक आइडिया हम दे सकते हैं जिसके साथ हम फिर उनको छोड़ दें और फिर देखें कि वो क्या लेकर आते हैं। तो ऐसे उदाहरण के लिए क्या तो या इसी के साथ थोड़ा कंक्लूड करते हैं हम लोग यहाँ पे कि असेसमेंट बहुत ही ऐसे बहुत सारे उसके एस्पेक्ट है, पर ऐसे धीरे धीरे जब करने लगेंगे तो आपको खुद को भी आइडियाज आने लगेंगे कि भाई किस तरह से ये गतिविधि ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, और फिर तो जब लेसन प्लान बना रहे तभी आइडियाज आने लगेंगे कि यहाँ पे ये वाली चीज रख सकते हैं, ये वाली चीज रख सकते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। कोर्स तो अभी खत्म हो जाएगा, पर कोर्स के बाद भी आप जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो तब ऐसा ट्राई करते रहना जिससे ये जो असेसमेंट और एग्जाम का जो डर है वो एक हम लोग निकाल पाए और एक फन वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में असेसमेंट कर पाए, जो टीचर के लिए भी एंजॉयबल और उसको भी फीडबैक मिलता हुआ हो और बच्चों के लिए भी मज़ेदार हो। ठीक है, तो इस बात के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं हमारे वेबिनार को। आपके पास आपके ग्रुप में जो डिस्कशन हुआ है वो हम लोग कम्युनिटी वाले पेज पे आप लोग डाल सकते हो अपने टास्क, किसी को भी नए टास्क का आइडिया है, कोई एक्टिविटी का आइडिया है तो यू कैन पुट। व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल है, उस पे भी आप लोग डाल सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये शायद अपना आखिरी वेबिनार है, इसके बाद अंजू मैम का एक वेबिनार होगा 6th को, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेगी, ऐसी आशा रखता हूँ। और बाकी कभी भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो हम लोगों का। एक एंडिंग में कुछ रखेंगे जिसमें हम सब खाली बातें कर पाए, ऐसा भी कुछ करते हैं, तो विल थिंक अबाउट इट। पर बहुत मज़ा आया आज के सेशन में। सो सी यू, थैंक यू। थैंक यू मेहर जी। लेकिन एक कंफ्यूजन था एक्चुअली, आज के पर तो नहीं था, कई साथियों को कंफ्यूजन था असाइनमेंट 2 को लेकर के ही है, असाइनमेंट जो लास्ट में जमा किया उसमें, क्योंकि हम जब लास्ट असाइनमेंट सबमिट करने से पहले जब देख रहे थे क्राइटेरिया, तो उसमें कई सारी चीजें थी कि असाइनमेंट के साथ ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, और सिंगल फाइल में ही सारी चीजें एक फाइल में आकर के जानी थी। राइट। तो उसके बारे में क्योंकि आपने 4 तारीख बढ़ा दी, हम तो भाग दौड़ करके हाफनी ले करके 25 तारीख तो जैसे से पूरा किया। तो क्या उसमें उसी तरीके से करना था, क्योंकि कई साथी हैं जो शायद सिर्फ लेसन प्लान ही अपलोड कर पाए हैं। हाँ, नहीं, आपने जिस तरह से अपलोड किया है उसी तरह से करना है। मतलब लेसन प्लान, खाली लेसन प्लान नहीं करना है आपको, एक्टिविटी और उसका रिफ्लेक्शन इस तरह से करना है। खाली रिफ्लेक्शन लिखोगे तो भी चलेगा। समुंदर जी ने जिस तरह से अपलोड किया है कि उन्होंने पहले एक्टिविटी लिखी है, फिर उन्होंने उसका रिफ्लेक्शन लिखा है और फिर फोटोग्राफ भी डाले हैं, वीडियोस भी डाले हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, पर खाली लेसन प्लान अपलोड नहीं करना। इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि आप लोग रिफ्लेक्शन, आपने जो इम्प्लीमेंट किया है असाइनमेंट को, सॉरी लेसन प्लान को, उसका रिफ्लेक्शन नोट आप इसमें लिखे, वो एक रिक्वायरमेंट थी। तो अभी भी जिसका बाकी हो वो प्लीज अपलोड कर सकते हैं। हाँ, मैंने लेसन प्लान तो अपलोड नहीं किया, पर मैंने जो लिंक बनाया था, मतलब सारा जो वीडियो वगैरह है जो भी है, तो वो अब मैंने जो पहली बार अपलोड किया तो उसमें अपलोड हुआ ही नहीं।
मैंने फिर उसको ग्रुप में डाला, आपने देखा होगा उसमें। हाँ, पर अब लिंक अपलोड कर रहे थे कि फाइल थी वो किस तरह के? फाइल मैंने लिंक मतलब फाइल में एक एक पीडीएफ फाइल में मैंने डाल के सारा चीज जो रिफ्लेक्शन है फोटोग्राफ से उसका मैंने डाला था, पर उसमें लिंक पता नहीं शो ही नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे वो ग्रुप में डालना पड़ा। अच्छा अच्छा, तो फाइल अपलोड हो गई? हाँ फाइल अपलोड हो गई, पर जो ग्रुप में है उसमें आपको लिंक दिखेगा, पर उसमें जो है उसमें आपको लिंक नहीं दिखेगा। जहाँ पे लिंक इन द सेंस जहाँ पे बच्चों के वो बनाया हुआ पीपीटी भी है, बच्चों का जो प्रेजेंटेशन है, वो वीडियो है, बच्चों ने जो काम किया उसका पूरा डिटेल्स है। राइट राइट, ठीक है। तो मैं ग्रुप में से लिंक ले लूंगा, मैं सेव करके रख देता हूँ, तो हाँ, फिर हम जब भी चेक रूब्रिक करेंगे वगैरह तब जो है आपको वो ड्राइव में सारा मिल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो, बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते So one more is, हाँ, I have uploaded all lesson plan or assessment, but it's not showing there, and I have completed all activities, unit 3 activities, etc. But there is showing only 90.32%. अच्छा, And then last one, staff reader unit में there is something error आ रही है उधर। अच्छा, okay. Gayatri is here. Gayatri, are you Yeah, there? Mihir. For the first and third question, could you please call help desk number? Okay. And if there is any problem in reaching out to them, please message me. Okay, sir. हाँ, गायत्री को आप मैसेज कर सकते हो। पहले एक बार हेल्प डेस्क में फोन करके देखो, then if it is not I have called yesterday. Called. Okay. But they instructed me just wait for 48 hours. Okay, okay. They told me like this. Then you wait, and if it is not happening, then you message Gayatri and we'll do something. Technical issue है, तो we'll do something. Sure. Thank you. Okay. चलिए. Anybody else want to ask something? Okay. Okay. Bye bye.